HTML वीडियोस की सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम HTML टेबल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम टेबल्स HTML में किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और इसमें डेटा को डिस्प्ले किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ इस वेब डेवलपमेंट के फोल्डर में, जो कि पहले से मैंने अपने टेक्स्ट एडिटर में खोल रखा है। और इस फाइल को tables.html के नाम से सेव कर लेता हूँ। अब HTML के बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद डॉक्यूमेंट की जगह मैं टेबल लिख देता हूँ, जो कि इस फाइल का टाइटल बन जाएगा। अब बॉडी टैग में आके मैं टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम टेबल टैग यूज़ करते हैं पहले। तो सिंपली आप टेबल लिख दें और कीबोर्ड से टैब की प्रेस करें तो टेबल टैग जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब हर टेबल के अंदर हमारे पास रोज़ होती है और रोज़ के अंदर फिर हमारे पास कॉलम्स होते हैं, जिसको हम सेल्स भी कह सकते हैं। तो मैं एक रो क्रिएट कर लेता हूँ जब TR, और इसके अंदर मैं एक कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ TD से। तो TD प्रेस करें और टैब की प्रेस करें तो एक कॉलम क्रिएट हो जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ डेटा डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो इसमें हम अपना कंटेंट लिखेंगे, जो डेटा हमने लिखना है वो हम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट नेम लिख देता हूँ। इसी तरह दूसरा जो कॉलम है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ और इधर मैं प्राइस लिख देता हूँ। और इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट हमने किसी को भेजना है, तो उस कस्टमर का एड्रेस जो है वो हम ऐड कर लेते हैं। तो प्राइस की जगह एड्रेस लिख लेता हूँ। सही है। तो अब अगर इस वेब पेज को मैं ओपन करूं तो हमारे पास ये 3 जो कॉलम्स है या सेल्स है वो डिस्प्ले हो चुके हैं एक रो में, प्रोडक्ट नेम, प्राइस और एड्रेस। सही है। तो इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए मैं एक एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ बॉर्डर के नाम से, और इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 1। अब अगर मैं पेज को सेव करके इस फाइल को रिफ़्रेश करूँगा तो ये लाइंस आपको नज़र आ रही होगी, जो कि थोड़ा सा बेहतर हो चुका है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसमें हम कुछ डेटा जो है वो डाल सके। तो सिंपली इधर आके मैं एक दूसरी रो क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें TD क्रिएट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट का नेम लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी लिखना चाहें, मैं सम नेम लिख देता हूँ। और प्राइस में इसकी मैं प्राइस लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल $400। और जिस कस्टमर का एड्रेस हमने डालना है वो मैं इधर नीचे OTD में लिख देता हूँ और एड्रेस दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ABC। तो अब अगर पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये डेटा हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये एड्रेस है मैं इसको मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे हमारे पास आ जाए सेक्टर और स्ट्रीट। तो इसको करने के लिए मैं इस तरह करता हूँ कि इस ABC की जगह इसको हटा के एक TD क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें लिख लेता हूँ सेक्टर, और नीचे इधर लिख लेता हूँ स्ट्रीट। तो अब अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह से बन गया है, लेकिन ये हमारे पास सही फॉर्मेट में टेबल नहीं आ रहा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एड्रेस का सेल है और ये सेल है ये दोनों मर्ज हो जाए। तो इसके नीचे सेक्टर और स्ट्रीट दोनों अलग अलग आ जाएंगे, लेकिन इसका जो मेन हेडिंग है वो एक रहेगा। तो इसको करने के लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉल स्पेन, यानी कॉलम स्पेन। तो इधर एड्रेस में आके मैं उस एट्रीब्यूट को ऐड कर देता हूँ और हमने यहाँ पे 2 सेल्स को मर्ज करना है। तो इसको मैं टू वैल्यू असाइन कर देता हूँ और सिंपली यहाँ से इस सम डेटा और 400 को हटा देता हूँ। तो अब अगर पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये हमारे पास इस तरह नज़र आ रहा है। वो दोनों सेल्स तो मर्ज हो चुके हैं, लेकिन ये स्ट्रीट और सेक्टर इधर आ चुके हैं। तो अब हम क्या चाहते हैं,
हम ये चाहते हैं कि सेक्टर और स्ट्रीट इस एड्रेस के नीचे आ जाए और प्राइस और प्रोडक्ट नेम सेंटर में आ जाए। तो हमने इस तरह करना है कि हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं रोज पेन। तो यहाँ से इस प्रोडक्ट को मैं रोज पेन और इसको भी मैं 2 वैल्यू असाइन कर देता हूँ क्योंकि हमने 2 सेल्स को मर्ज करना है। और इधर भी मैं रोज पेन यूज़ कर देता हूँ और उसकी वैल्यू 2। तो अब अगर मैं जाके पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये हमारे पास अब सही नज़र आ रहा है। प्रोडक्ट नेम भी सेंटर में आ चुका है, प्राइस भी सेंटर में आ चुका है और एड्रेस हमारे पास मेन हेडिंग है और इसके सब हेडिंग्स में सेक्टर और स्ट्रीट आ चुका है। तो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है एक हेडिंग का वो क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ नीचे और रोज़ बना के उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं। सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट नेम, प्राइस, एड्रेस और सेक्टर और स्ट्रीट की जो फॉन्ट है वो थोड़ी सी बोल्ड हो जाए। तो उसको बोल्ड करने के लिए मैं सिंपली इस TD को हटा के यहाँ मैं TH लिख देता हूँ। तो इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल D से और यहाँ मैं TH लिख देता हूँ। सेव कर लूँ अगर इसको और रिफ़्रेश करूं तो ये फॉन्ट हमारे पास बोल्ड हो चुका है। अब मैं नीचे आसानी के साथ इसमें डेटा डाल सकता हूं। तो अब अगर हम जितने भी रोज़ क्रिएट करना चाहते हैं हम आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं TR लिख दूंगा और इसके अंदर TD, प्रोडक्ट नेम में लिख देता हूं सम नेम। इसके बाद इस प्रोडक्ट का प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल $500 और फिर जिस बंदे को, जिस कस्टमर को हमने प्रोडक्ट सेंड करना है तो उसका एड्रेस ऐड करना है। तो एड्रेस को हमने मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, स्ट्रीट और सेक्टर। तो पहले मैं सेक्टर लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्टर 1 और स्ट्रीट ऐड कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 23। तो अब अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये डाटा हमारे पास सही तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। प्रोडक्ट नेम सम नेम है, प्राइस इसकी $500 है और जिस कस्टमर को हमने भेजना है उसका एड्रेस ये है, सेक्टर ये है और स्ट्रीट ये है। सही है, तो एक टेबल तो बेसिक बन चुका है। अब हम चाहते हैं कि इस सेल्स की स्पेस बढ़ जाए या इन दोनों सेल्स के दरमियान जो स्पेस है उसको हम किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं यहाँ पे सेल पैडिंग के नाम से। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल पैडिंग में दे दूँ 10। तो अब अगर पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये सेल, इसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। सही है, लेकिन इस यहाँ पे जो साइज़ हमें नज़र आ रहा है इसको इंक्रीज़ करने के लिए हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सेल स्पेसिंग। तो अगर मैं सेल स्पेसिंग ऐड करूँ यहाँ पे और इसको मैं वैल्यू असाइन कर दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 10, तो ये स्पेस आपको अब नज़र आ रहा है क्लियरली, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पेस है, हम इसको कम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल 4। सही है, आप अगर ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, सेल स्पेसिंग को हटा दें आप। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। सही है, अब हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हम ये जो हमारे पास यहाँ पे जो कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है इसको हम अब एडिट नहीं कर सकते। तो इसको एडिटेबल बनाने के लिए एक एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं कंटेंट एडिटेबल। तो इसमें कुछ भी आप वैल्यू असाइन ना करें, डायरेक्ट सेव करें। और अब अगर हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो इस डेटा को हम जो है वो एडिट कर सकते हैं। सही है, इस तरह से। अब अगर दोबारा पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो वही डेटा हमारे पास आ जाएगा। अगर आप एडिट नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इस कंटेंट एडिटेबल के एट्रीब्यूट को हटा दें यहाँ से। सही है, एक और रो क्रिएट कर लेता हूँ मेन हेडिंग के लिए और इसमें एक TD क्रिएट कर लेता हूँ, प्रोडक्ट शीट में उसको कर लेता हूँ। अब अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये प्रोडक्ट शीट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इन चारों सेल्स को मर्ज करें। 4 में इसलिए कह रहा हूँ कि एक सेल हमारे पास ये है, एक सेल ये है, एक ये है और एक ये है।
तो टोटल जो मैक्सिमम सेल्स इस टेबल में वो 4 हैं एक कॉलम एक रो में। तो मैं यहाँ इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 4 और एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ कॉल स्पैन, क्योंकि हमने इन कॉलम्स को जो है वो यानी इन सेल्स को मर्ज करना है। कॉल स्पैन और वैल्यू में 4 असाइन कर देता हूँ। अब अगर पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये हमारे पास इधर आ चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि प्रोडक्ट शीट जो है ये सेंटर में डिस्प्ले हो, तो उसको करने के लिए इस TR में आके मैं अलाइन लिख देता हूँ और इसकी वैल्यू सेंटर सेट कर देता हूँ। तो अब अगर पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये प्रोडक्ट शीट हमारे पास सेंटर में आ चुका है। लेकिन एक बात जहन में याद रखें, अगर आप अलाइन इस TR में ऐड करेंगे तो इस TR के अंदर जितने भी TDs होंगे उसका जो कंटेंट है, जो डाटा है, वो सेंटर में आ जाएगा। और अगर इस अलाइन एट्रीब्यूट को आप किसी स्पेसिफिक TD में इंक्लूड करेंगे, फॉर एग्जांपल इस तरह, तो इस स्पेसिफिक TD का जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा, बाकी अपनी जगह पे रह जाएगा। तो अब अगर हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये सम नेम सेंटर में आ चुका है और बाकी जो डेटा है वो अपनी जगह पे रह गया। सही है। तो आज का था ये टॉपिक हमारा, और अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका फ़ायदा यह होगा कि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल जाएगा।